हाय एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे इंडिया एंड हर नेबर्स चैप्टर 2। इसमें लैंड बेस्ड नेबर्स जो है इंडिया के, वो हमने पढ़ लिए हैं कि इंडिया को बॉर्डर से कौन कौन सी कंट्रीज जोड़ती हैं या कनेक्ट करती हैं। अब हम इस पार्ट में, पार्ट 2 है इस चैप्टर का, मैरीटाइम नेबर्स पढ़ेंगे इंडिया के, जो समुद्री रास्ते से या सी के थ्रू इंडिया से कनेक्टेड हैं। सो आई होप फर्स्ट पार्ट सबने देखा है। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, सो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट। लेट अस जस्ट स्टार्ट विद India's maritime neighbors। ये सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का। So from a few centuries BCE, Indian traders were sailing to Southeast Asian countries in search of gold and other valuable resources। बहुत शताब्दी पहले की अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया इवन बिफोर कॉमन एरा, भारत के जो ट्रेडर्स हैं ये सेल करते थे, मतलब समुद्री रास्ते से जाते थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं उस तरफ। कौन सी कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। सो वहां पर गोल्ड की सर्च में या और भी अलग जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके सर्च में इंडियन ट्रेडर्स उन कंट्रीज में जाया करते थे। दे फ्रिक्वेंटली विजिटेड द आइलैंड्स ऑफ जावा, सुमात्रा, मलाया, सो मच सो दैट दीज प्लेसेस केम टू बी नोन एज सुवर्ण भूमि। इतना ज्यादा वहां पर गोल्ड की सर्च में जो विजिटर्स, जो ट्रेडर्स हैं, वो जाया करते थे कि इन जगहों को, ये जो जावा है, सुमात्रा है, मलाया है, इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता था, द गोल्डन लैंड, और स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, द गोल्डन आइलैंड। बट लेट अस स्टार्ट क्लोजर टू होम। सबसे पहले अपने घर के पास यानी इंडिया के पास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, डोंट मिस आउट, मेनी नेशंस इन इंडियाज नेबरहुड केम टुगेदर इन 1985 टू फॉर्म एन एसोसिएशन कॉल्ड सार्क। जो इंडिया है उसके आसपास की बहुत सी कंट्रीज, नेबरहुड कंट्रीज जो हैं, वो आपस में जुड़ी, इकट्ठा हुई 1985 में, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक एसोसिएशन बनाया जिसे कहते हैं सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये ग्रुप क्यों बनाया गया, सार्क क्यों बनाया गया? रीजनल, इसमें क्या है, उस रीजन में सभी लोग एसोसिएट होकर, मिलकर कोऑपरेट करें एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखने के लिए, मतलब एक दूसरे की भलाई के लिए, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटी में प्रोग्रेस हो, कल्चरल लेवल पे डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो इन कंट्रीज में। तो ऐसे कुछ कंट्रीज जो इंडिया के नेबर हैं वो सब मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे कहा जाता है सार्क। कौन कौन मेंबर्स हैं इस ग्रुप के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सो दीज आर द मेंबर्स। इसका एम क्या है इस एसोसिएशन का? टू शेयर रिसोर्सेज अराउंड डेवलपमेंट इन साइंस, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करना, ताकि साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, और भी बाकी एरियाज में। हाउएवर पॉलिटिकल टेंशंस अमंग सम मेंबर्स हैव ऑफन डिसरप्टेड इट्स फंक्शनिंग। लेकिन ये ग्रुप सही से फंक्शन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी डिस्ट्रप्शंस आती हैं, रुकावटें आती हैं, क्योंकि इनके जो मेंबर कंट्रीज है, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच में तनाव हमेशा बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, राइट। सो several more such regional groups of nations centered on Indian Ocean exist for other specific purpose। तो एक सार्क जैसे हमने एक अभी ग्रुप पढ़ा, वैसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो इंडियन ओशन के अराउंड जो कंट्रीज हैं इन लोगों ने आपस में मिलकर बनाया है, ताकि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे म्यूचुअल इंटरेस्ट को फेवर करें, सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए वर्क करें। ओके, नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद इंडियाज नियरेस्ट मैरीटाइम नेबर। सबसे पास का पड़ोसी देश जो मैरीटाइम यानी ओशन से रिलेटेड है या समुद्र से रिलेटेड है, सो वो कंट्री है श्रीलंका। ये एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन क्यों? ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम कहते हैं आइलैंड। तो श्रीलंका भी एक आइलैंड है, ये साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट में है, विद द टू कंट्रीज डिवाइडेड बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सी नोन एज पार्क स्ट्रेट। जैसे यहाँ पर मैप में मैं आपको दिखाती हूँ, ये श्रीलंका है, ये रेड वाला, ओके, ये वाला यहाँ, इसके बीच में ये जो पतला सा रास्ता जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है, अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ये इसे कहा जाता है पार्क स्ट्रेट। ठीक है, ये एक आइलैंड नेशन है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पार्क स्ट्रेट क्या है, आई होप क्लियर है। एक नैरो स्ट्रेच ऑफ सी है, लैंड नहीं है, नैरो स्ट्रेच ऑफ सी है। At this nearest point, the distance between the two countries is only about 32 किलोमीटर। यहाँ पर अगर आप बात करो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कितना डिस्टेंस है? 32 किलोमीटर।
ओके, नाउ सबसे पास यहाँ पर डिस्टेंस है। नाउ मेकिंग देम क्लोज मैरीटाइम नेबर्स विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्ट, ये बहुत पुराना हमारा एक नेबर कंट्री है, इससे हमारी बहुत प्राचीन समय से हिस्टोरिकली कनेक्ट है हम लोग, जैसे कल्चरल बेसिस पे, ट्रेड यानी व्यापार वगैरह के रिलेशन में और कोऑपरेशन में। बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू श्रीलंका इन 3rd century BCE बाय महेंद्र एंड संघमित्रा, द सन एंड डॉटर ऑफ एम्परर अशोका। जो हमारे यहाँ अशोक सम्राट थे, उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों श्रीलंका गए थे। इन्होंने वहां पर बुद्धिज्म जो धर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया अराउंड 3rd century BCE, बिफोर कॉमन एरा। Now, Hinduism also traveled there, notably through its 2 epics. हिंदुइज्म जो है, हिंदू धर्म जो है वो भी वहां पर गया। यहाँ पर हमें ये 2 एपिक्स से पता चलता है। एपिक्स यानी महाकाव्य, रामायण और महाभारत जो है उसके बारे में बात हो रही है। इवन नाउ बोथ कंट्रीज कंटिन्यू टू सेलिब्रेट दिस शेयर्ड स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। आज भी ये दोनों कंट्रीज ये जो हेरिटेज है, हमारी धरोहर है, इनको आज भी शेयर करते हैं। नाउ हाउएवर द रिलेशनशिप हैज नॉट ऑलवेज बीन स्मूथ, लेकिन कोई भी, चाहे हम घर में ही 2 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, या आपस में जब भी हम ग्रुप्स में रहते हैं तो नहीं बनती है, या कुछ चीजों पर हमारे थॉट्स सेम नहीं होते हैं, तो रिलेशनशिप हमेशा स्मूथ नहीं चलती है। वन डिफिकल्ट टाइम वाज ड्यूरिंग श्रीलंका सिविल वॉर फ्रॉम द मिड 1980s टू अराउंड 2010। श्रीलंका में सिविल वॉर हुए, मतलब जो उनके देश में जो लोग हैं उनके बीच में वॉर हुए। ये जो टाइम पीरियड है 1980s मिड से लेके 2010 तक का जो समय था, उस समय श्रीलंका में सिविल वॉर हुए। द वॉर वाज मेनली बिटवीन सिन्हालीज मेजॉरिटी हुज लैंग्वेज इज सिन्हाला and Tamil minority which has close cultural ties to India। अब देखो ये सिविल वॉर, सिविल मतलब क्या होता है, जो वहां के सिटीजन है उनके बीच में वॉर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये वॉर? तो 2 ग्रुप्स के बीच में वॉर हो रहे हैं। कौन कौन सी ग्रुप है? एक मेजॉरिटी ग्रुप है और एक माइनॉरिटी ग्रुप है। मेजॉरिटी ग्रुप मतलब जो ज्यादा लोग हैं, और माइनॉरिटी जो कम लोग हैं। तो श्रीलंका में ज्यादा जो भाषा बोलते हैं वो है सिन्हाला, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उन्हें हम सिन्हालीज कहते हैं। और जो कम भाषा बोलने वाले हैं तमिल, जो आप जानते हैं कि इंडिया का यहाँ पर तमिलनाडु वाला एरिया है ये, तो यहाँ के जो लोग हैं, तो तमिलनाडु ये वाला पार्ट, यहाँ के लोग यहाँ भी रहते हैं श्रीलंका में। सो यहाँ के, तो ये वाली जो तमिल लैंग्वेज है यहाँ भी कुछ लोग बोलते हैं श्रीलंका में, ठीक है। तो तमिल लोग जो बोलते हैं भाषा वो माइनॉरिटी में है, कम नंबर में है एज कंपेयर टू सिन्हालिस। तो ये जो लैंग्वेज बेसिस पे ये एक तरीके की सिविल वॉर छिड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ फाइटिंग। इस फाइट की वजह से बहुत सारी तमिल फैमिलीज जो थी उन्हें श्रीलंका छोड़कर और साउथ इंडिया में आना पड़ा, स्पेशली तमिलनाडु में। आई होप इट इज क्लियर। मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु कहाँ पर है और श्रीलंका कहाँ पर है। तो यहाँ से बहुत सारे इस फाइट की वजह से जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो इंडिया में शिफ्ट हुए, साउथ इंडिया में, मेनली जो है वो तमिलनाडु में। इंडिया एंड श्रीलंका शेयर अ मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप दैट कंबाइंस कल्चरल क्लोजनेस, हिस्टोरिकल टाइज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। इंडिया और श्रीलंका बहुत सारे डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशनल मतलब ऐसा नहीं है एक फील्ड में हम लोगों की पार्टनरशिप है, बहुत सारे फील्ड में हमारी पार्टनरशिप है। जैसे अगर कल्चरल लेवल पे देखें, हमारी जो कल्चर है, सभ्यता है, या हिस्ट्री के बेसिस पे बात करें, या इकोनॉमिक लेवल पे अर्थव्यवस्था जो है, या स्ट्रैटेजिकली, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। द रिलेशनशिप कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। लोग एक कंट्री से, इंडिया से श्रीलंका में जाते हैं, श्रीलंका के लोग इंडिया में आते हैं। रीजनल ग्रुपिंग्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे अभी हमने देखा सार्क में श्रीलंका भी मेंबर है, राइट। ये मैंने आपको ग्रुपिंग यहाँ पे समझाई थी, ये देखिए यहाँ, ये रहा, श्रीलंका भी मेंबर है इस ग्रुप का। तो ऐसे भी हम एक दूसरे के साथ रिलेशन शेयर करते हैं। एंड शेयर्ड गोल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इन साउथ इन एशिया। और श्रीलंका और इंडिया दोनों का ही एक गोल है, एक उद्देश्य है कि साउथ एशिया जिसमें हम हैं, इंडिया और सारी कंट्रीज, उसमें पीस हो, शांति बने रहे और डेवलपमेंट हो सभी कंट्रीज का। तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि रीजनल अप्रोच है जिसमें हम साथ में मिलकर काम करते हैं। ना अब ये मैप दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ये इंडिया इस कलर से, जो ऑरेंज कलर है, फिर श्रीलंका ये वाला, इसकी कैपिटल है कोलंबो, फिर मालदीव्स, ये जो सर्कल छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, यही आइलैंड है मालदीव्स, राइट। ये सर्कल जो किया हुआ है यहाँ पर मालदीव्स है। देन ओमान, ये आप देख लीजिए पर्पल कलर से ओमान है, यहाँ पे मस्कट इसका कैपिटल है। और मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है मेल,
ठीक है, MALE। नाउ यहाँ पे एक और इमेज दिया गया है, ये सारी इमेजेस आप देख लीजिए, इसके बारे में आगे टेक्स्ट है, इसलिए मैं यहीं पर इमेजेस एक बार समझा देती हूँ। ट्रेडिशनल फिशरमैन एट सनसेट इन श्रीलंका स्टैंडिंग ऑन स्टिल्ट। ये देखो फिशरमैन है, ये इस तरीके से मछली पकड़ने का काम करते हैं। ये 18th फिगर है। ब्राइटली कलर्ड ट्रेडिशनल वुडन मास्क ऑफ श्रीलंका, ये लकड़ियों से बनाए गए मास्क हैं, कलरफुल। दिस ट्रेडिशन में हैव कनेक्शंस विद सिमिलर मास्क मेकिंग ट्रेडिशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी ये कल्चर जो है प्रैक्टिस किया जाता है मास्क मेकिंग का। नाउ नेक्स्ट इज लेफ्ट में ये वाली जो इमेज है, a satellite view of the main islands of Maldives. Notice the faint outlines with India's southern tip विजिबल इन टॉप राइट कॉर्नर। ये इंडिया का टिप यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो साउथ वाला पार्ट है, और ये जो ये छोटे छोटे सर्कल आपको दिख रहे हैं इस तरीके के, ये मालदीव्स का है। सैटेलाइट इमेज ये आपको दिखा रहा है, ओके। और राइट में ये वाला जो है picture, it to draw attention to the danger of rising sea levels owing to global warming. The Maldives President and Cabinet of Minister held in 2009 a meeting underwater at a depth of 4 meters below the surface. पानी का लेवल जो है समुद्र में वो बढ़ रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये मैंने कल वाले चैप्टर में भी समझाया था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल जो है राइज हो रहा है। तो ऐसी कंट्रीज जो बिल्कुल आइलैंड्स हैं, जो अगर समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो ये कंट्रीज डूब सकती हैं। तो इसके लिए दुनिया को अटेंशन कराने के लिए कि ये खतरे का एक लेवल है, तो उसके लिए 2009 में जो वहां के प्रेसिडेंट हैं और कैबिनेट मिनिस्टर ने मीटिंग रखी थी 4 मीटर नीचे समुद्र के, ये आप देख सकते हो, राइट। तो ये एक अटेंशन दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि ये कितनी गंभीर सिचुएशन है। सो अब ये आगे मैप दिया हुआ है। इंडिया आपको यहाँ दिख रहा है, मालदीव्स हमने देख ही लिया। म्यांमार यहाँ पर ये है, और फिर ये बैंकॉक कैपिटल है, इसमें थाईलैंड का। येलो वाला क्या है? थाईलैंड। देन ग्रीन वाला ये जो इस तरीके से है, ये है मलेशिया। एंड हियर यू कैन सी मलेशिया। सिंगापुर छोटा सा, यहाँ ये रेड कलर का डॉट दिख रहा है आपको, एक सेकेंड सारा मैं मिटा देती हूँ। ये वाला, ये छोटा सा जो डॉट है, ये सिंगापुर है। और इंडोनेशिया ये वाला, ये सारा इंडोनेशिया है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक। तो ये सारी कंट्रीज है, इन्हीं को हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन। साउथ ईस्ट एशिया क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पर इंडिया का ये साउथ है और ये इधर ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सारी कंट्रीज हैं, है ना, ये सारी। सो इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया इसे कहा जाता है। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने श्रीलंका देख लिया। अ नेशन ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब आइलैंड से बने हुए, छोटे छोटे आइलैंड से बने हुए नेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मालदीव्स। ओके, सो इंडिया एंड मालदीव शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर। हम बहुत ही एक क्लोज रिलेशनशिप शेयर करते हैं मालदीव्स के साथ, चाहे वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे हो, हिस्ट्री बेसिस पे हो या कल्चर बेसिस पे हो। मालदीव्स में 1100 आइलैंड्स हैं, मतलब स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स हैं, इज ओनली अबाउट 130 किलोमीटर फ्रॉम मिनिकॉय एंड इंडियन आइलैंड पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। देखो 130 किलोमीटर दूर है ये इंडिया से। इंडिया के किस पार्ट से? मिनिकॉय आइलैंड से। मिनिकॉय एक आइलैंड है जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप का पार्ट है। ये हमने कहाँ देखा था? यहाँ पर। ये देखो, ये लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है इंडिया के, इसमें मिनिकॉय यहाँ पर है छोटा सा, उससे सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखो कितनी कम दूरी है मालदीव्स की, कितनी डिस्टेंस दिया हुआ है? 130 किलोमीटर, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट नेबर स्पेशली फॉर ट्रेड एंड सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सिक्योरिटी पर्पज से या फिर ट्रेडिंग पर्पज से मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक नेबर है, पड़ोसी है। द टू कंट्रीज शेयर सेंचुरीज ओल्ड कल्चरल टाइज शेप्ड बाय मैरीटाइम ट्रेड। हमारी जो दोनों कंट्री के रिलेशंस हैं बहुत पुराने हैं, सेंचुरीज ओल्ड हैं। यहाँ पर सेंचुरीज ओल्ड मतलब बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, है ना। समुद्री व्यापार एक दूसरी कंट्रीज में होता रहा एक दूसरे के साथ। बुद्धिज्म जो है ट्रैवल टू मालदीव्स अर्ली ऑन एज एस्टैब्लिश्ड बाय आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड इंस्क्रिप्शंस। यहाँ बुद्धिज्म जो इंडिया से ट्रैवल होकर मालदीव्स गया, ये बहुत के प्रूफ्स मिलते हैं कि बहुत पहले से वहां पर ट्रैवल कर चुका है। जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह है या आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं, उससे हमें प्रूफ मिलते हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स वगैरह जो है वहां से प्रूफ है कि बुद्धिज्म इंडिया से ट्रैवल करके मालदीव्स में गया। इन्फ्लुएंसेस from Tamil Nadu and Kerala brought language, cuisine and art to the island. अब देखो यहाँ पर सदर्न पार्ट है इंडिया का, इधर केरला है, यहाँ पर तमिलनाडु है। तो ये केरला तमिलनाडु जो है, इनका एक इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मालदीव्स में। यहाँ पे इन्फ्लुएंस है तमिलनाडु के कल्चर का, केरला के कल्चर का। किस फील्ड में? लैंग्वेज में,
क्यूजीन यानी जो खाने पीने का जो डिशेस वगैरह होती हैं या आर्ट्स जो हैं वो मैच होते हैं. मालदीवियंस डिशेस लाइक कोकोनट करीज एंड रोशीज रिफ्लेक्ट साउथ इंडियन फ्लेवर्स. जो वहाँ के डिशेस हैं अभी मैंने आपको बताया, तो साउथ इंडियन का जो फ्लेवर है वहां पर आपको मिल जाता है. वाइल द बॉड्यूबेरी डांस इकोज तमिल फोक रिदम. जो तमिल फोक डांसेस होते हैं जिसमें कि नाम दिया है बॉड्यूबेरू, हो सकता है मैं सही से नाम ना ले रही हूँ, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग इट, बट बॉड्यूबेरू, तो उसका भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एविडेंस. देन इन्फ्लुएंस. देन धीवेही द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मालदीव्स आर कॉल्ड मालदीवियंस. जो धीवेही वहां के, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी तमिल लैंग्वेज का नाम है, सो धीवेही वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है मालदीव्स की. ओके, इसे हम मालदीवियन भी कहते हैं. वोकैबुलरी एंड बोट बिल्डिंग टेक्निक्स ऑल्सो शो साउथ इंडियन रूट्स. जो यहाँ की वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स वगैरह बनते हैं, रूट्स हैं, या फिर जो नाव वगैरह बनाने की टेक्निक्स है, वो हमें साउथ इंडिया से इसके रूट्स देखने को मिलते हैं. मतलब जो सदर्न इंडिया में होता है प्रैक्टिस, लगभग लगभग वैसा या उससे मिलता जुलता वहां पर भी प्रैक्टिस हमें देखने को मिलता है. ये क्यों है ऐसा? क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है और लोग प्राचीन समय से एक दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1965. जब मालदीव्स आजाद हुआ उसके बाद 1965 में इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने रिकॉग्नाइज किया कि ये एक स्वतंत्र देश है. ओवर द ईयर्स द टू नेशंस हैव बिल्ट स्ट्रॉन्ग टाइज इन मेनी एरियाज. इतने समय में दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे किए हैं, चाहे वो डिफेंस का फील्ड हो, ट्रेड का फील्ड हो, डिजास्टर रिलीफ, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इंडियाज क्विक हेल्प, जैसे 2004 में सुनामी आई थी मालदीव्स में, उस वक्त इंडिया ने बहुत जल्दी हेल्प प्रोवाइड की थी मालदीव्स की. सो 2014 में वाटर क्राइसिस हुए थे मेल में, जो मालदीव की कैपिटल है वहां पर, तो तब भी भारत ने हेल्प पहुंचाई थी. और कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ था कोरोना वाला, उसमें भी जो बॉन्ड है दोनों कंट्रीज के बीच में वो स्ट्रेंथन हुआ था. दीज एक्शंस हाईलाइटेड इंडियाज ability to respond quickly in times of crisis and further reinforced her role as the region's trusted first responder. और ये जो इंडिया की एबिलिटी है कि तुरंत रिस्पॉन्ड करना किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, ये दिखाता है कि कैसे उसका रोल इस रीजन में, इस एरिया में एक ट्रस्टेड रोल है और किसी भी सिचुएशन में हेल्प करने के लिए इंडिया आगे रहता है. एज एन आइलैंड नेशन मालदीव्स इज हाईली वल्नरेबल. ये बहुत वल्नरेबल है. क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल जो है राइज हो रहा है. तो अगर इंक्लूडिंग अ राइज इन सी लेवल विच कुड रीच 1 मीटर बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, जब तक ये 2100 सेंचुरी खत्म होगी, जैसे अभी 2025 है ना, तो 2026 2027 ऐसे 2100 जब आएगा तब तक 1 मीटर समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ गया रहेगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. तो आप समझ सकते हो कि पार्टली जो है ये आइलैंड्स हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे. सबमर्ज मतलब डूब जाएंगे. तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा खतरा है. देखो, एक ह्यूमन के लिए 100 साल बहुत बड़ी बात है कि 100 साल कोई जी गया, लेकिन कोई कंट्री के सर्वाइवल के लिए 100 साल बहुत कम है. सोचो, अभी 100 साल भी नहीं है, 75 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं. 75 ईयर्स में हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पार्ट जो है आइलैंड्स का वो डूब जाएगा. तो आप समझ सकते हो एक कंट्री के लेवल पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है ना. सो इसीलिए वल्नरेबल कहा जा रहा है. नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ फैक्ट दिया है, धीवेही जो भी हमने लैंग्वेज बोला मालदीव की, ये एक वाइब्रेंट ब्लेंड है शेप्ड बाय सेंचुरीज ऑफ कांटेक्ट विद इंडियन कल्चर. भारतीय जो संस्कृति है उसके कांटेक्ट में आने से इसमें एक ब्लेंड देखने को मिलता है, मिक्सचर देखने को मिलता है. जैसे इसमें संस्कृत के भी वर्ड धीवेही लैंग्वेज में मिल जाएंगे, प्रकृत भाषा के, तमिल के, मलयालम एंड हिंदी, सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे. जैसे रज्जे, रज्जे जो वर्ड है वहां पर किंग के लिए यूज होता है. मास फिश के लिए यूज होता है. जैसे बंगाली में माछ को माछ बोलते हैं, माछ. तो आप समझ सकते हो थोड़ा बहुत मिलता हुआ आपको दिखेगा. इको संस्कृत वर्ड फ्रॉम राजा और मत्स्य, मत्स्य से मांस बना है. वाइल धोनी, धोनी बोट और कुल्हू चिकन शेयर रूट्स विद तमिल एंड मलयालम. तो ऐसे बहुत सारी भाषाओं के वर्ड्स धीवेही में हमें देखने को मिलते हैं. बहुत से हिंदी वर्ड्स जैसे फिल्मों हैव entered everyday use thanks to Bollywood. Then Dhivehi reflects the Maldives' rich history as a maritime hub shaped by Indian linguistic and cultural influences. So जो भाषा है मालदीव की Dhivehi, वो एक rich history दिखाती है कि किस तरीके से maritime relations develop हुए, या Indian linguistic मतलब होता है language से related, ठीक है, कैसे इंडिया की language का, उसके culture का वहां पर influence देखने को मिलता है. Now
नेक्स्ट इज दिस नेशन इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सार्क जब हम पढ़ रहे थे तो बताया था ना, बहुत सारी कंट्रीज ने, इंडियन ओशन की कंट्रीज ने बहुत सारे ग्रुप्स में पार्टिसिपेट कर रखा है या ग्रुप्स के पार्ट ये लोग हैं। तो ऐसा ही एक और ग्रुप है ISA, है ना, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें ये दोनों कंट्रीज मेंबर्स हैं। ओके, ये जो ISA है ये एक इंडियन इनिशिएटिव है, भारत की जो सरकार है उनका एक ये एक्शन है जिसमें विच शेयर्स रिसर्च टेक्नोलॉजी ऑन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को यूज करके हम कैसे आगे जो एनर्जी के फील्ड में डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना। सो दिस जॉइंट एफर्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इज अनदर एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। ऐसे ये जो शेयरिंग है या एक दूसरे की बढ़ा जो हम ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ये एक सस्टेनेबल बिहेवियर दिखाता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप बनता है दोनों कंट्रीज के बीच में। ये ISA जिसमें सोलर वर्ड जो है सन एनर्जी से रिलेटेड है, इसके बारे में आप ग्रेड 8 में फिर से पढ़ोगे। ओके, डिटेल में पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द्वारका टू द्वारावती एंड अयोध्या टू अयुध्या, इंडिया एंड थाईलैंड। अब हम थाईलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप द्वारका हमारे देश में जानते हो कि द्वारका एक जगह है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। द्वारका अभी भी जगह है गुजरात में। द्वारका जैसा नाम द्वारावती आपको थाईलैंड में देखने को मिल जाएगा, और अयोध्या जैसा नाम अयुध्या आपको थाईलैंड में देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो सिर्फ इतने एक हेडिंग से ही कि थाईलैंड में भी हमारे कंट्री का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सो इंडिया एंड थाईलैंड आर क्लोजली लिंक्ड थ्रू मैरीटाइम रूट्स। ये भी मैरीटाइम रूट से कनेक्टेड है। अच्छा, एक एक कंट्री हम पढ़ते जाते हैं तो मैप में भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको एक एक, अभी हमने एक साथ देखा था ना तो उतने अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा, एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं ना। तो अभी तक हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया, मालदीव्स के बारे में पढ़ लिया जो यहाँ पर है ना, और अब हम पढ़ रहे हैं थाईलैंड के बारे में। ये जो येलो कलर है ना, इसके बारे में। तो यहाँ से मैरीटाइम रूट है, समुद्र के रास्ते से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। मैरीटाइम रूट्स एंड रीजनल ज्योग्राफी दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। Okay, now sharing a maritime boundary, the two countries have been connected since ancient times। बहुत प्राचीन समय से दोनों कंट्रीज कनेक्टेड हैं। कैसे? व्यापार के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, और कल्चर जो हमारी संस्कृति है उसका भी एक्सचेंज हुआ है। एज अर्ली एज 3rd century BCE, तीसरी शताब्दी BC यानी बिफोर कॉमन एरा, भारत के जो व्यापारी थे, इंडियन ट्रेडर्स और जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, सेल्ड टू व्हाट इज नाउ थाईलैंड। आज जो थाईलैंड है वहां पर वो लोग समुद्री रास्ते से जाते थे, exchanging goods and spices and textiles while also bringing religious and cultural ideas that would deeply influence the region। ये लोग अपने साथ स्पाइसेस लेके जाते थे, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े वगैरह जो है वो लेकर जाते थे, एक्सचेंज करते थे गुड्स को, है ना, इन सामानों का एक्सचेंज करते थे, बदले में वहां से रिलीजियस और कल्चरल आइडियाज जो हैं वो डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं उस रीजन को। मतलब एक दूसरे के साथ रिलीजियस जो थॉट्स है उसको शेयर करना, अपने कल्चर को शेयर करना, और प्रोडक्ट्स भी, गुड्स जो सामान है उसको भी खरीद बेच करते थे और शेयर करते थे। इंडीड, वास्तव में द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन द नेम्स ऑफ लेटर थाई किंगडम। जो थाईलैंड के किंगडम थे जो बाद में बने, उसमें बहुत सारे आपको नाम भी देखने को मिलेंगे कि इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट है। जैसे द्वारावती कल्चर जो 6th से 11th century CE के अराउंड फ्लरिश हुआ, उसमें आप देखेंगे ये द्वारावती जो है ये नाम है आपके संस्कृत वर्ड फॉर दैट विच हैज गेट्स, जिसमें गेट्स हों। गेट्स के लिए, द्वार मतलब क्या होता है? गेट्स, डायरेक्टली रेफरिंग द्वारका जो कृष्ण भगवान की सिटी के रूप में महाभारत में डिस्क्राइब की गई है, तो वहीं से इसका लिंकेज हमें देखने को मिलता है द्वारावती का। मच लेटर अयोध्या किंगडम, ये एक किंगडम के बारे में हो गया द्वारावती, है ना। ऐसे ही बाद में एक और किंगडम आई, अयोध्या किंगडम, थाईलैंड की बात हम कर रहे हैं, जो 1351 AD के अराउंड में थी, वाज नेम्ड आफ्टर द अयोध्या। ये अयोध्या के नाम पर ये नाम पड़ा है, जो भारत में एक सिटी है अयोध्या। ओके, नाउ ये क्या है अयोध्या? बर्थ प्लेस ऑफ राम अकॉर्डिंग टू रामायण। रामायण जो हमारा ग्रंथ है, एपिक है, उसके हिसाब से अयोध्या राम जन्म भूमि है। Now, this choice of place names reflecting Indian tradition illustrate the profound impact of Indian civilization on Thailand's history and culture। ये दिखाता है कि किस तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट है थाईलैंड की हिस्ट्री में, थाईलैंड के कल्चर में। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, मोनार्क्स ऑफ द करंट चक्री डायनेस्टी हैव ऑल बीन नेम्ड आफ्टर रामा द करंट किंग ऑफ, फॉर इंस्टेंस इन रामा 10 दैट इज द 10th किंग रामा इन दिस डायनेस्टी। आज भी जो वहां के राजा हैं उनका
चक्री डायनेस्टी के, उनके भी जो नाम है ऐसे रामा 10, मतलब राम की डायनेस्टी के हैं, वो राम के वंशज हैं, इस तरीके से नाम किया जाता है। कल्चरल टाइज वर फर्दर स्ट्रेंथेन्ड बाय शेयर्ड हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म। वहां का जो कल्चर है, हम इस तरीके से भी कह रहे हैं कि हमारे कल्चर जो संस्कृति है इसलिए भी मजबूत है या शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि बुद्धिज्म और हिंदुज्म का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वहां पर हुआ है। इंडियन मॉन्क्स, जो भारत के मॉन्क्स हैं, साधु हैं, स्कॉलर्स है, विद्वान है, एंड टेक्स्ट, जो किताबें वगैरह हैं, ग्रंथ वगैरह हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ थाई सोसाइटी। जो थाईलैंड की सोसाइटी है, थाई सोसाइटी जिसे कहा जाता है, वहां की रिलीजियस और फिलोसॉफिकल जो फाउंडेशन है, जो रिलीजन का फाउंडेशन है, फिलोसफी का फाउंडेशन है, वो सब इस पे बेसिस है। देन द थेरावादा बुद्धिज्म, मैंने कल भी चैप्टर में बताया था कि बुद्धिज्म के 3 सेक्ट हमने इस फर्स्ट पार्ट में इसके पढ़े थे, तो उसमें जो थेरावाद जो बुद्धिज्म है वो यहाँ पर प्रैक्टिस होता है। While Hindu deities and stories from Indian epics are also integrated into Thai royal ceremonies, dance forms and literature। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ बुद्धिज्म ही प्रैक्टिस में लाया गया, जो भारतीय हमारे एपिक्स हैं, जो महाकाव्य हैं, उसकी बहुत सारी कहानियां या फिर जो सेरेमनीज हैं, उसमें बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसेस आपको देखने को मिलेंगे, डांस फॉर्म में, लिटरेचर में। ओके, नाउ यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, अ मैसिव स्कल्पचर एट बैंकॉक एयरपोर्ट। ये आप देख सकते हो, विष्णु भगवान का एक यहाँ पे स्कल्पचर आपको दिया गया है, और ये जो समुद्र मंथन वाली स्टोरी है उससे मिलता जुलता ये, उससे ये स्कल्पचर हम जोड़ सकते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। द सीन, दिस फिगर डिपिक्ट्स वेल नोन हिंदू मिथ ऑफ समुद्र मंथन और चर्निंग ऑफ द ओशन। समुद्र का मंथन करना, इसमें जो देव थे, भगवान थे, गॉड्स ऑन द राइट हैंड, एक तरफ भगवान है, एंड असुर डेमन्स ऑन द लेफ्ट, और एक तरफ राक्षस है, एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता है, और ये समुद्र को चर्न कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ अमृत, अमृत के लिए, है ना, नेक्टर ऑफ इमोर्टिलिटी, जिसको पीकर अमर हो जाते हैं, कभी भी डेथ नहीं होती, इमोर्टल मतलब अमर। विद द सर्पेंट वासुकी एट द चर्निंग रोप एंड विष्णु अबव प्रिसाइडिंग ओवर द ऑपरेशन। विष्णु भगवान ऊपर से इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं। ही विल इवेंचुअली डिसीव द असुर टू मेक श्योर दैट अमृत गोज टू देवास अलोन, और बाद में ये जो अमृत है वो भगवान को मिलता है। नोट ऑल्सो दैट एयरपोर्ट ऑफिशियल नेम ऑफ सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट का नाम भी है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। डज इट रिमाइंड यू ऑफ समथिंग, क्या इससे हमें कुछ याद आता है? सो यस, एंशिएंट नेम स्वर्ण भूमि, इसका मतलब है गोल्डन लैंड या लैंड ऑफ गोल्ड्स। जो इंडियन ट्रेडर्स, अभी हमने पढ़ा था कुछ पेजेस पहले ही, इंडियन ट्रेडर्स जो है इस नाम का यूज करते थे साउथ ईस्ट एशिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो लोग ट्रेड के पर्पज से जाते थे। इट शोज दैट इंडिया हैड अर्ली कल्चरल एंड सी ट्रेड कनेक्शंस विद दैट रीजन, कि हमारा बहुत समय से इस कंट्री के साथ रिलेशन, इन कंट्रीज के साथ रिलेशन है। नाउ द इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, IMT, ये तीनों को मिलाकर एक ट्राइलेटरल हाईवे बनता है। ये एक मॉडर्न एफर्ट है टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन दीज एज ओल्ड कनेक्शन। इतने पुराने जो रिलेशन है इन तीनों कंट्रीज के बीच में, उसको फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाया गया है। ये स्ट्रेच करता है इंडिया के मणिपुर स्टेट से होकर, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में ये जाता है। ये जो हाईवे है इंप्रूव करता है लैंड, ओवरलैंड कनेक्टिविटी, मतलब जमीन के रास्ते से कनेक्शन स्ट्रांग होता है, इससे रीजनल ट्रेड बढ़ता है, और सपोर्ट्स ग्रेटर कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज इन्वॉल्व, और तीनों कंट्रीज का एक दूसरे के साथ कंट्रोल जो है, कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग करता है। ओके, ये मैं अभी आपको आगे मैप में भी दिखा दूंगी कहां पर है ये रास्ता। Through both ancient and modern ties, India and Thailand demonstrate how geography, history and shared values can bring nations closer together across land and sea. So ये जो relation है थाईलैंड के और इंडिया के बीच में, ये दिखाता है कि किस तरीके से अगर ज्योग्राफी के हिसाब से हम कनेक्ट होना चाहे हिस्टोरिकली, या जो वैल्यूज हैं, जो हमारे कल्चर हैं, वो एक दूसरे कंट्रीज को क्लोजर ला सकते हैं, लैंड रास्ते से भी, जमीन के रास्ते से भी और समुद्री रास्ते से भी। ये जो हमने IMT पढ़ा, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडिया का जो स्टेट है, यहाँ देखो नाम दिया हुआ था मणिपुर, है ना, ये रहा। इंडिया के मणिपुर स्टेट से होते हुए, इधर से, यहाँ से होते हुए, ये हमारा म्यांमार है और ये थाईलैंड है ना। तो इस तरीके से जो पाथ की हम बात कर रहे हैं, ट्राइलेटरल हाईवे, हो जाता है तीनों कंट्रीज को कनेक्ट करते हुए। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट कंट्री, दैट इज मलय पेनिनसुला, मलेशिया के बारे में। कहाँ है मलेशिया? है, यू कैन सी द ग्रीन कलर,
ठीक है, ये थाईलैंड के जस्ट नीचे ये इस तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर है मलेशिया। सो रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया आर रूटेड इन हिस्टोरिकल। फिर से हम बात करें मलेशिया की, इधर की जितनी भी कंट्री है ना, हिस्टोरिकली इंडिया से कनेक्ट है, हिस्ट्री के बेसिस पे इंडिया से कनेक्ट है। ओके, हिस्ट्री के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, और इकोनॉमिक लिंकेजेस भी है। इकोनॉमी जब भी बात आए तो ट्रेड वगैरह आप समझ सकते हो, ये 2 मिलेनिया पहले से चलते आ रहे हैं रिलेशन। व्हेन मलाया पेनिनसुला वाज कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू सी रूट्स अक्रॉस बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये इंडिया से कनेक्टेड है। हिंदू एंड बुद्धिस्ट कल्चर इन्फ्लुएंसेस बिगिन अर्ली ऑन विद एज इन थाईलैंड नेम्स सच एज श्री विजय किंगडम अराउंड 4th century CE। द रीजन adopted a script based on India's ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट के जो कल्चर है जो इंडिया का, वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत पहले ही शुरू हो गया। जैसे नाम आप यहाँ देख सकते हो, श्री विजय किंगडम, है ना, तो ये हिंदू नाम जैसा ही आपको दिख रहा है। ये 4th century CE के अराउंड फ्लरिश हुआ, एंड इन्होंने अडॉप्ट किया स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, हमारे यहाँ भाषा लिखी जाती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट के हिसाब से, जैसे अभी हम हिंदी जो लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यहीं से हमारे भारत का ही इन्फ्लुएंस वहां पर देखने को मिलता है। सच इन्फ्लुएंसेस रिमेन विजिबल इन मलेशियन सोसाइटी थ्रू आर्ट एंड लिटरेचर इन पर्टिकुलर, इवन दो बाय 15th century इस्लाम बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। ऐसे जो इन्फ्लुएंसेस हैं मलेशियन सोसाइटी में हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आर्ट के फील्ड में हो या लिटरेचर, जो किताबें वगैरह हैं, टेक्स्ट वगैरह हैं, उस फील्ड में हो। हालांकि जो 15वीं शताब्दी आई 15th century के अराउंड, इस्लाम वहां पे प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया, मतलब इस्लाम जो रिलीजन है वो ज्यादा वहां पर फैल गया। इन 19th-20th century a large number of Indian workers mainly from South India migrated to Malaysia to work as labor on rubber plantation। लेकिन 19वीं-20वीं शताब्दी में क्या हुआ, बहुत सारे जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, ऐसे है ना, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडिया का सदर्न पार्ट, पहले तो मलेशिया की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला है ना, तो इससे हम बे ऑफ बंगाल के थ्रू कनेक्टेड थे, ये लाइन लिखी हुई थी। अब इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए 19वीं-20वीं शताब्दी में एज अ लेबर के फॉर्म में जाते थे। यहाँ रबर की जो प्लांटेशन होती थी, रबर की जो खेती होती थी, उसमें एज ए लेबर वो काम करने के लिए माइग्रेट हुए 19वीं-20वीं शताब्दी के अराउंड। द मलेशियन इंडियन कम्युनिटी रिमेन predominant today with 9% of population being of Indian origin। So वो जो लेबर वहां माइग्रेट हुए, माइग्रेट होना मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जब वहां गए वो एज ए लेबर, तो बहुत सारे लोग वहीं बस गए, है ना। तो आज भी अगर आप बात करो तो वहां की जो पॉपुलेशन है उसका 9% जो है वो आज भी इंडिया के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन लोग हैं, जो इंडिया से जुड़े हुए हैं ऐतिहासिक तौर पे। नाउ इंडिया इज वन ऑफ मलेशियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मलेशिया से जो ट्रेडिंग रिलेशन है हमारा बहुत अच्छा है। मलेशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एक इंडिया भी, एक उसमें से इंडिया भी है। विद कोलैबोरेशन इन पाम ऑयल, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम मलेशिया के साथ बहुत सारे तरीके से कोलैबोरेट करते हैं या रिलेशन हमारे एस्टैब्लिश है, जैसे पाम ऑयल या एनर्जी के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, IT के फील्ड में, जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट होते हैं, इन सब फील्ड में हम कोलैबोरेट करते हैं। दोनों कंट्रीज एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, वर्किंग क्लोजली ऑन रीजनल सिक्योरिटी, रीजन की सिक्योरिटी, या जो मैरीटाइम इंडियन ओशन वाला एरिया है उसमें स्टेबिलिटी रहे, इस पे दोनों कंट्री साथ में मिलकर वर्क करते हैं। मैनी इंडियंस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, टूरिज्म एंड एजुकेशन हैव सेट अप कोलैबोरेशन विद लोकल कंपनीज फर्दरिंग इकोनॉमिक टाइज। इंडियन बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में कोई भी प्रोडक्शन वगैरह करना है, या IT के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, टूरिज्म आप देखते हो थाईलैंड, मलेशिया, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से, राइट, एजुकेशन के लिए। तो इन लेवल्स पे कंपनीज जो है लोकल कंपनी से कोलैबोरेट करते हैं इंडियन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आप इमेज देख सकते हो, द पेट्रोनास टावर्स एट कोलालंपुर, मलेशियाज कैपिटल। कोलालंपुर जो है वो मलेशिया की कैपिटल है, ये एक वहां का टावर है, आप इमेज देख सकते हो। ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्विन स्काईस्केपर्स है, ये बहुत ऊंची इमारतें हैं और वर्ल्ड की, दुनिया की टॉलेस्ट ट्विन के नाम से जानी जाती हैं। दोनों सेम दिख रही हैं आपको, है ना। अब हम आगे दूसरी कंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगापुर। ये मैंने आपको मैप में दिखाया था, यहाँ पर जो मलेशिया है उसके एकदम टिप पे है ये रेड कलर का डॉट जो है यहाँ, ठीक है, ये मैंने बड़ा बना दिया है, ये आप देख सकते हो यहाँ, है ना। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो नेम ऑफ सिंगापुर डिराइव्स फ्रॉम सिंगापुरम, सिंगापुरम से सिंगापुर बना। सिंह किसको कहा जाता है, शेर को, है ना। लायन सिटी विच वॉज द नेम ऑफ एंशिएंट किंगडम जस्ट ऑफ द सदर्न टिप ऑफ प्रेजेंट डे मलेशिया।
जो मलेशिया का एक टिप है यहाँ पर साउथ में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत प्राचीन किंगडम है, जस्ट लाइक थाईलैंड एंड मलेशिया। जो सिंगापुर है, जैसे थाईलैंड के साथ मलेशिया के साथ हमारे कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज थे, वैसे सिंगापुर के साथ भी क्लोज कल्चरल और कमर्शियल टाइज रहे हैं। कमर्शियल यानी बिजनेस वगैरह, ट्रेड वगैरह के फील्ड में। जैसे विद बुद्धिस्ट मॉन्क्स एज वेल एज ट्रेडर्स विजिटिंग द रीजन ऑफ फ्यू सेंचुरी बीसीई। फ्यू सेंचुरीज बीसीई, बिफोर कॉमन इरा से वहां पर मॉन्क्स जा रहे हैं, बुद्धिस्ट राइट ट्रेडर्स जा रहे हैं। आफ्टर मेनी फ्लक्चुएशन सिंगापुर बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। बहुत सारे फ्लक्चुएशंस के साथ, मतलब उतार चढ़ाव के साथ, सिंगापुर जो है ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन गई। जैसे पहले ब्रिटेन के अधीन हम भी थे, है ना, भारत भी ब्रिटेन के अधीन था, फिर हम 1947 में आजाद हो गए, वैसे ही सिंगापुर भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी बनी, देन अ पार्ट ऑफ मलेशिया एंड इवेंचुअली अ सेपरेट नेशन इन 1965, और बाद में 1965 में एक सेपरेट नेशन बन गई। सिंगापुर हैज सर्व्ड अ बेंचमार्क फॉर अर्बन प्लानिंग एंड मेंटेनेंस। सिंगापुर से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें एक है अर्बन प्लानिंग। जो सिटीज होती हैं उसको कैसे प्लान किया जाए, किस तरीके से बसाया जाए ताकि सस्टेनेबली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सिटीज डेवलप हों, मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें। सिटीजन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द स्ट्रीट्स लिटर फ्री। जैसे हमारे यहाँ आप सड़कों पे देखते हो, हम चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, कचरा फेंक देते हैं वहीं पर, है ना, लेकिन जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे, जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो लिटर मतलब होता है कचरा, ये इससे फ्री नहीं रह सकते, राइट। तो वहां के लोग बहुत जागरूक हैं। इट हेल्प्स दैट एनीवन फाउंड थ्रोइंग गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, डिसरेस्पेक्टिंग ट्रैफिक रूल्स और इंडल्जिंग इन जे वॉकिंग विल बी फाइंड हैविली। जे वॉकिंग क्या होता है? पेडेस्ट्रियन वॉकिंग और क्रॉसिंग रोड्स विदाउट टेकिंग केयर ऑफ फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसे कहते हैं जे वॉकिंग। तो इस तरीके के अगर कोई एक्शन है तो उस पर फाइन लगाया जाता है। विद अ फोकस ऑन वेलबींग, द सिटी हैज मेनी पीपल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड फीचर्स सच एज पार्क्स, वॉकवेज, टेरेस गार्डन्स एंड सो ऑन। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर बहुत सारी लोगों के हित के हिसाब से चीजें बनाई गई हैं, जैसे पार्क्स वगैरह, वॉकवेज, चलने के लिए अलग से रास्ता, टेरेस गार्डन, ये सब चीजें। तो सिटीजन ही डिफाइन करते हैं कि कोई सी जगह कितनी डेवलप होगी, कैसे होगी। उनका बिहेवियर अच्छी से अच्छी जगह बनाकर दे दो, अगर उनको रहने का तरीका नहीं है, अगर उन्हें ये नहीं पता कचरा कहाँ फेंकना है, चीजें कैसे मेंटेन करनी है, तो वो भी चीज खराब कर देते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं। सिंगापुर कॉन्टेक्ट विद इंडिया रिमेन वाइब्रेंट इन सेवरल एरियाज। हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं, या सिंगापुर के जो इंडिया के साथ कॉन्टेक्ट है, बहुत सारे एरिया में वाइब्रेंट है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स आइलैंड नेशन हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। सिंगापुर जो है पिछले कुछ सालों में हमारे देश में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया है, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हाईवेज वगैरह बनते हैं, रोड्स वगैरह बनते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, तो ये जो डेवलपमेंट्स होते हैं इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और मैनी इंडियन कंपनीज हैव सेट अप ऑफिसेज इन सिंगापुर। हमारी जो इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं, उस कंपनीज हैं, उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो सिंगापुर में अपने ऑफिसेज सेट करते हैं। Singapore receive large numbers of Indian tourists and is one of the preferred destination of Indian students for higher studies. सिंगापुर और भी कारणों से फेमस है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे आगे की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए सिंगापुर जाते हैं, और टूरिज्म के फील्ड में भी इंडियन टूरिस्ट ज्यादातर सिंगापुर विजिट करने जाते हैं। इंडियाज प्रेजेंस ऑल्सो रिमेन विजिबल इन कल्चरल एरियाज। हमारे देश का जो प्रेजेंस है सिंगापुर में, वो बहुत सारे फील्ड में तो देखने को मिलता है, साथ ही साथ कल्चरल फील्ड में भी देखने को मिलता है। जैसे आर्ट से लेकर, जो आर्ट कल्चर है, क्विजीन जो है, खाने पीने की चीजें, यहां से लेकर रिलीजन में भी देखें। बुद्धिज्म जो है करेंटली मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस रिलीजन। एथनिकली About 9% of Singaporean residents are of Indian origin. अभी हमने मलेशिया का देखा था, वैसे ही सिंगापुर में भी 9% जो लोग हैं, रेसिडेंट हैं, वहां के जो रहवासी हैं, वो भारत से जुड़े हुए हैं, मतलब भारत से उनका ओरिजिन है। Many of whom live in an area of Singapore called Little India. सिंगापुर में एक जगह है जिसे लिटिल इंडिया कहा जाता है, तो बहुत सारे लोग जो 9% में से हैं वो यहीं पर रहते हैं। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर। सो Seeing that Tamil is one of the Singapore's official language, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सिंगापुर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें तमिल भी एक है। अ साइनेज इन सिंगापुर 4 ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश, मैंडेरिन, तमिल एंड मलाय। तो ये आप देख सकते हो चारों भाषाओं में यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें से एक तमिल भी है।
ठीक है। सो व्हाट डज दिस सजेस्ट टू यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन साउथ इंडिया एंड सिंगापुर? तो ये आप समझ सकते हो कि कहीं की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, तो उससे क्या रिलेशन रहा होगा इंडिया के सदर्न पार्ट से। सो तमिल बीइंग एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, ये सजेस्ट करता है कि बहुत सारे लोग जो है, मैनी पीपल इन सिंगापुर, उनका रूट कहाँ से, साउथ इंडिया से, स्पेशली तमिलनाडु से, और लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल और सी ट्रेड का कॉन्टेक्ट है इन साउथ इंडिया और सिंगापुर के बीच में। साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है, कल्चर है, वो इंपॉर्टेंट है सिंगापुर में भी टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। ओके, नाउ आगे एक इमेज दिया हुआ है, लिटिल इंडिया एन एरिया ऑफ सिंगापुर सिटी। ये आप लिटिल इंडिया के नाम से जो जगह मैंने बताई वो वाला एरिया है सिंगापुर का। अब आते हैं दूसरी कंट्री की तरफ, इंडोनेशियन आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो क्या होता है? द्वीपों का समूह, बहुत सारे जो द्वीप हैं वो मिलकर एक समूह मिलकर कोई जगह बना रहे हैं, उसे कहते हैं आर्कीपेलेगो। सो जब आप मैप में इंडोनेशिया को देखोगे ना, तो ये भी एक द्वीपों का समूह ही है। द्वीप क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी में हो। तो आप ये देखोगे, ये वाला जो है ये सबसे बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है आपको, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, सारे में पानी है चारों तरफ, है ना, इधर भी, राइट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये पानी में है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इसे इंडोनेशियन आर्कीपेलेगो कहा जाता है। ओके, सो इंडिया एंड इंडोनेशिया सेपरेटेड बाय बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल से दोनों कंट्री सेपरेटेड हैं, और अंडमान सी से, एंड आर क्लोज मैरीटाइम नेबर्स विद अ लॉन्ग हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजियस एंड कमर्शियल एक्सचेंज। आपको तो ये टर्म्स याद हो जाने चाहिए, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल, ठीक है, CRC, कल्चरल, रिलीजियस एंड कमर्शियल। इस बेसिस पे दोनों कंट्रीज के रिलेशन है। इंडोनेशिया एक सिंगल लैंडमास नहीं है, एक पूरा जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक्चुअली एक आर्कीपेलेगो है, एंड दैट इज एन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड। अभी मैंने आपको दिखा दिया फिगर में। इन दिस केस सेवरल लार्ज आइलैंड्स एंड ओवर 17,000 स्मॉलर वंस। तो इसमें बहुत सारे बड़े आइलैंड भी हैं इस ग्रुप में, और 17,000 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। द टू नेबरिंग नेशंस हैव अ लेगेसी ऑफ ट्रेड एंड सोशियो कल्चरल इंटरैक्शन। ये कल्चर से ही सोशियो कल्चर बन गया। जब सोसाइटी भी इंक्लूड कर दोगे इसमें, तो सोसाइटल और कल्चरल को मिला के बन जाता है सोशियो कल्चरल इंटरैक्शन है दोनों कंट्रीज के, ट्रेड से रिलेशंस हैं, और ये जो रिलेशन है डेट बैक्स टू अर्ली मैरीटाइम ट्रेड between Indian kingdoms and the large islands of Java and Sumatra over 2000 years ago। लगभग 2000 साल पहले से ये रिलेशंस चलते आ रहे हैं। मैरीटाइम समुद्री रिलेशन जो है, ये इन जो जावा सुमात्रा जो आइलैंड्स हैं, इनसे चलते चले आ रहे हैं। जावा सुमात्रा क्या है? ये इंडोनेशिया के ही पार्ट्स है ना, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये रहा, है ना, इन्हीं में जावा है और सुमात्रा है, ठीक है। तो इनसे हमारे रिलेशंस लगभग 2000 साल पुराने हैं। नाउ collaborations between Indian Ancient University of Nalanda and Ancient Indonesian Muara Jambi Temple Complex further strengthen the bond। हमारी जो प्राचीन एक यूनिवर्सिटी है, जैसे नालंदा जिसका नाम है, और इंडोनेशिया की एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है मौरा जाम्बी, इनके बीच में कोलैबोरेशन है, तो ये हमारे बॉन्ड को और स्ट्रेंथन करता है। लेटर इस्लाम ट्रेवल टू इंडोनेशिया फ्रॉम शोर्स ऑफ इंडिया। इस्लाम जो इंडोनेशिया में ट्रेवल होकर गया, वो कहाँ से गया? शोर्स मतलब होता है किनारे, समुद्री किनारे, तो ये भारत से ही ट्रैवल होकर इंडोनेशिया में इस्लाम पहुंचा है। नाउ आगे देख लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है, इमेज भी देख लो। द इंडोनेशियन करेंसी, द रुपया, वहां की करेंसी का नाम भी क्या है? रुपया। उसमें नेशनल सिंबल है गरुड़। ये आप समझ सकते हो भारत के इतिहास में कितना इंपॉर्टेंट है। व्हीकल ऑफ विष्णु, वाहन, विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, और वहां के कॉइन पर ये आप देख सकते हो, है ना, और रुपया ही वहां की करेंसी का भी नाम है। नाउ द शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर एंड विजन फॉर फ्यूचर हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपैंडिंग बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से, दोनों तरफ के रिलेशन जो है दोनों कंट्रीज के एक्सपैंड हो, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है, क्योंकि हिस्ट्री में हिस्ट्री के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, और फ्यूचर की भी बात करें तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन स्ट्रांग हैं। इन प्रेजेंट स्ट्रांग है, और ऐसे विजन है कि आगे भी स्ट्रांग हो। इन प्रेजेंट टाइम्स इंडिया एंड इंडोनेशिया वर्क क्लोजली इन रीजनल ग्रुप्स टू प्रमोट पीस, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक मतलब जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो है, इनके बीच के जो रीजन है, जो कंट्रीज हैं, उनके बीच में पीस को, शांति रहे, व्यापार अच्छे से हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे, मतलब एनवायरमेंट वगैरह को भी ध्यान में रखते हुए ये जो वर्क है, ये कंट्रीज आपस में मिलकर क्लोजली काम कर रही है रीजनल पीस के लिए।
लिए, उस एरिया के पीस और डेवलपमेंट के लिए। स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोऑपरेशन हैज आल्सो ग्रोन स्ट्रॉन्गर, स्पेशली इन एरियाज लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस और डिजास्टर रिलीफ। इनके आपस में जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर बेसिकली आप बात करो मैरीटाइम, जो समुद्री सिक्योरिटी की बात है, वहां पर कोई नुकसान ना हो समुद्र रास्ते से एक दूसरे की कंट्रीज को, तो उसका ध्यान रखना, डिफेंस का, राइट, और डिजास्टर, कोई आपदा आ जाती है तो उसमें कैसे एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों जो कंट्रीज हैं उनकी लार्ज कोस्ट लाइन है। आप देख सकते हो कि इंडिया की कोस्ट लाइन हमने पढ़ी थी कितनी बड़ी है, और इंडोनेशिया तो पूरा ही आइलैंड का नेशन है, तो समझ सकते हो कोस्ट लाइन कितनी ज्यादा है। सो पायरेसी का कंसर्न रहता है, क्लाइमेट चेंज का कंसर्न रहता है, जैसे हमने देखा मालदीव्स के फील्ड केस में, राइट। सो एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सी लेन्स विच मेक्स देयर पार्टनरशिप स्पेशली इंपॉर्टेंट। इस वजह से क्लाइमेट चेंज के लिए जो वर्क कर रहे हैं, पायरेसी होता है जो अटैक्स वगैरह हो जाते हैं समुद्री, अगर कोई आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सामान लेकर जा रहे हो, तो उन सब के फील्ड में वर्क कर रहे हैं साथ में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में। टुगेदर साथ में इंडोनेशिया और इंडिया जो है, ये दो एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप रूटेड इन शेयर वैल्यूज एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, उनके वैल्यूज एक दूसरे के साथ शेयर जो कर रहे हैं, हम डीपली रूटेड हैं, प्राचीन समय से चलती चली आ रही है, ये हमारे बॉन्ड को और स्ट्रॉन्गर बनाता है। या आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हो, मंडल या मंडाला शेप्ड बोरोबुदुर स्तूपा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, ये इंडोनेशिया में ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, डोंट मिस आउट, यहाँ फैक्ट दिया है। स्तूपा मतलब क्या होता है? एक बुद्धिस्ट श्राइन होता है, बुद्ध भगवान से रिलेटेड ये स्तूप जो है कंस्ट्रक्शन होता है इस तरीके से। ये जो बनाया जाता है ओफन, ये डोम शेप का होता है, मतलब इस तरीके से हाफ सर्कल शेप का होता है, जिसके सेंटर में, ऊपर से तो आपको पत्थर दिख रहा है, उसको अंदर क्या रखा गया है उसके अंदर, तो सेक्रेड रेलिक्स है। सेक्रेड मतलब पवित्र, जो अवशेष हैं बुद्ध भगवान के वो रखे गए हैं, ईदर ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ, बुद्धा से जुड़े हुए अवशेष हैं, या फिर जो बुद्धिज्म को मानने वाले जो सीनियर मॉन्क्स हैं, साधु सन्यासी हैं, उनके कुछ चीजें इसमें रखी गई हैं, और अदर रेवर्ड फिगर या किसी बुद्धिज्म से रिलेटेड व्यक्ति से ही के रेलिक्स ही रखे गए हैं, अवशेष रखे गए हैं, रेलिक्स यानी अवशेष। रिमेंबर फॉर एग्जाम्पल सांची स्तूपा एंड भरहुत स्तूपा इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, ये दो स्तूपा हमने पढ़े हुए थे ना। सो बोरोबुदुर जो स्तूपा भी हमने इमेज देखा, ये बिल्डन स्टोन इन 8th and 9th century is unique not only for its huge dimension, ये जो स्तूपा है ये बहुत यूनिक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसका डायमेंशन बहुत बड़ा आपको देखने में लग रहा है, tourists would look like tiny dots on the picture and pyramidal shape in 5 enormous platforms, but also because it harbors over 500 statues of Buddha and many smaller stupas. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि साइज में ही बहुत बड़ा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट या यूनिक लग रहा है, साइज में तो ये इतना बड़ा है, 5 डायमंड पिरामिड शेप का एक तो ये है, और 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 प्लेटफॉर्म्स पे ये बना हुआ है। और टूरिस्ट तो इस पे बिल्कुल चींटी के बराबर, देखो यहाँ छोटे छोटे जो इमेजेस में टूरिस्ट आपको स्पॉट कर पाओ तो बहुत छोटे दिख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। इसके साथ साथ सिर्फ स्ट्रक्चर की बात नहीं है, लगभग 500 स्टैचूज बुद्ध भगवान के बने हुए हैं, स्मॉलर स्तूपास भी वहां पर बने हुए हैं, तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन है बहुत यूनिक हो जाता है। मोर ओवर इट्स स्लाइटली ज्योमेट्रिक डिजाइन रेप्लिकेट्स अ मंडल, ये जो इसका जो डिजाइन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये मंडल से मैच होता है या रेप्लिका हम बोल सकते हैं। मंडल क्या है? ये हिंदुइज्म में भी, बुद्धिज्म में भी और जैनों में भी ये एक ज्योमेट्रिक सिंबल है जो बहुत सारे रिचुअल्स में, जो रीति रिवाज होते हैं उसमें यूज किया जाता है एज अ सिंबल। ओके, द एंटायर कॉस्मोस। अब ये एक आप इमेज देख सकते हो, इंडोनेशियन ये एक्टर्स हैं और ये रामायण का एक सीन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि रामायण वहां पर भी उतनी ही फेमस है जैसे इंडिया में, तो कितना क्लोज रिलेशन है इंडिया का इंडोनेशिया के साथ, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट, इंडोनेशियन आइलैंड लाई इन रीजन दैट एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरेप्शंस व्हिच मेक इंडोनेशिया वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखो इंडोनेशिया जहां पर है ना मैप में, वहां पर बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं अर्थक्वेक, और वोल्केनोज भी है वहां, तो इरप्शंस भी होते रहते हैं, मतलब जो वोल्केनो है उसमें से समय समय पर इरप्शंस होते हैं। इसीलिए ये जो इंडोनेशिया है ये अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स यहाँ पर आते हैं। 26 दिसंबर 2004 को एक अर्थक्वेक आया था अंडर इंडियन ओशियन
इंडियन ओशन के अंदर नियर इंडोनेशिया ट्रिगर्ड अ मैसिव सुनामी। इसके कारण बहुत बड़ी एक सुनामी वहां पर आई थी। जायंट वेव्स स्वेप्ट अक्रॉस द ओशन स्ट्राइकिंग द कोस्ट ऑफ मैनी कंट्रीज एंड कॉजिंग सीरियस डैमेज। इतनी बड़ी बड़ी लहरें आई थी कि जिसने जो समुद्र किनारे जो कंट्रीज हैं उन सबको बहुत नुकसान पहुंचाया था। इन इंडिया अलोन सम 15,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। इंडिया में लगभग 15,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, स्पेशली तमिलनाडु, केरला और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अक्रॉस द होल रीजन मोर देन 2 लाख पीपल वर किल्ड। पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख लोग इस सुनामी के कारण जिनकी जान गई। ये जो डिजास्टर है ये एक्सपोज करता है कि दैट देयर इज अर्जेंट नीड फॉर बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि इससे पता चला कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि सुनामी आने वाली हो तो पहले ही पता चल जाए। इंडिया ने इसी कारण से अपने हाथ मिला इंडोनेशिया के साथ, श्रीलंका के साथ, थाईलैंड के साथ और भी जो इंडियन ओशन में कंट्रीज हैं उनके साथ, ताकि एक नेटवर्क बनाया जाए सेंसर्स का, सैटेलाइट्स का और कम्युनिकेशन लिंक्स का, कि कभी भी कुछ ऐसा होता है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जा सके। सो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर जो हैदराबाद में है ये हेल्प करता है, अलर्ट देता है, नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया को ही नहीं देता बल्कि नेबरिंग कंट्रीज जो आसपास की कंट्री है उसको भी, ताकि इट पोटेंशियली सेविंग मेनी लाइव्स व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक द ओशन फ्लोर। जब ओशन फ्लोर पे अर्थक्वेक आने वाला होता है तो ये वार्निंग इशू करता है, जिसकी वजह से लोग पहले ही अलर्ट हो जाते हैं और जान का नुकसान कम होता है। देन अब हम पढ़ेंगे ईरान के बारे में। सो एन एंशिएंट नेबर, ये भी बहुत प्राचीन हमारा एक नेबर है। लेट अस ट्रैवल वेस्टवर्ड। अब हम ईस्टवर्ड तो ट्रैवल कर लिए, मतलब इधर साउथ ईस्टर्न साइड तो हमने ट्रैवल कर लिया। अब हम वेस्टर्न साइड ट्रैवल करते हैं जहां पर हम ईरान वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला हमने मैप में देखा था, मैं आपको ये वाला मैप भी दिखा देती हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। यस, ये हमारा यहाँ पर ईरान है, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट हैव शेयर क्लोज टाइज सिंस ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज के समय से ही इस ईरान के साथ हमारे रिलेशन है, ट्रेड में कल्चरल एक्सचेंज हुए हैं और ये एक्सचेंजेस हैं बहुत समय से हुए हैं इंडिया और रग्ड ईरानियन प्लेट्यू के बीच में। थ्रू लैंड रूट पासिंग थ्रू प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ग्रेजुअली सच रूट्स बिकेम पार्ट ऑफ सिल्क रूट विद पीपल, गुड्स एंड आइडियाज मूविंग बैक एंड फोर्थ, कनेक्टिंग द टू आइलैंड्स इन फील्ड ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फूड एटसेट्रा। सो पुराने समय की अगर आप बात करो, प्राचीन समय की, जब लैंड से ये कंट्रीज कनेक्टेड थी, तो देखो अब ये रास्ता यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, इससे होते हुए इंडिया लैंड के थ्रू ईरान से कनेक्ट होता है। यहीं से सिल्क रूट भी बना हुआ था जिसके थ्रू बहुत सारा सामान या भाषाओं का आदान प्रदान, लिटरेचर का आदान प्रदान, ये सब चीजें हुई। सी रूट्स वर ऑल्सो यूज्ड सिंस ईरान पोर्ट वर विद इन इजी रीच ऑफ इंडियाज वेस्ट कोस्ट। ईरान जो है देखो समुद्र के रास्ते से भी यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं ईरान के वो एक्सेसिबल हैं। देखो यहाँ से समुद्र के रास्ते से भी हम ईरान से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो वही यहाँ पर दिया गया है। नाउ अवेस्टा। अवेस्टा क्या है? एक टेक्स्ट है, जैसे हमारे यहाँ ग्रंथ होते हैं ना वैसे एक पवित्र ग्रंथ है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का, हैज पैरेलल्स विद इंडियाज ऋग्वेदा। हमारे यहाँ जो ऋग्वेदा है उससे ही, उसके समय का ही हम बोल सकते हैं। इंडियन टेक्स्ट जो भारत का टेक्स्ट है महाभारत, इसमें मेंशन है पर्शियंस अंडर नेम ऑफ परक्षिका एंड लेटर पर्शियन लैंग्वेज विच बिलोंग टू द सेम लैंग्वेज फैमिली एज संस्कृत वाज यूज्ड एज कोर्ट लैंग्वेज इन इंडिया बाय मुगल्स एंड अदर रूलर्स। बाद में भी जो पर्शियन लैंग्वेज मुगल कोर्ट्स में यूज होने लगी जब मुगल रूल था इंडिया में, तो उस समय जब मुगल्स थे इंडिया में तो वो भी कहाँ से ही ओरिजिन है, एक ही भाषा का हम बोलते हैं, सेम फैमिली लैंग्वेज से है जो संस्कृत से ली गई है। ऑफ कोर्स पारसीज ऑफ इंडिया हैव बीन अ लिविंग लिंक विद द एंशिएंट पर्शियन कल्चर। जो आज हमारे देश में पारसीज लोग रहते हैं उनका भी लिंक पर्शियन कल्चर से ही है। यहाँ पर एक इमेज देख सकते हो, ये जॉइंट स्टैंप है, दोनों कंट्रीज का एक साथ स्टैंप इशू हुआ है, जॉइंट इशू ऑफ इंडिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और ईरान के बीच में, जो वहां पर पोर्ट बन रहा है उसमें भारत सहायता कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज इन मॉडर्न टाइम्स। अगर आज के समय की बात करें, इंडिया एंड ईरान हैव कोऑपरेटेड इन मेनी एरियाज सच एज ट्रेड, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। इंडिया इज हेल्पिंग टू डेवलप ईरान चाहाबार पोर्ट। इंडिया जो है ईरान के चाहाबार पोर्ट के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। अभी मैंने आपको पोस्ट भी दिखाया है ना, विच गिव्स इंडिया बेटर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अब अगर इंडिया यहाँ पर चाबहार पोर्ट डेवलप करेगा
मान लो यहाँ पर, तो ऐसे हमें अफगानिस्तान यहाँ पर जाने में प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। हम इस रास्ते से होते हुए अगर हम ईरान से हमारे अच्छे रिलेशन है तो हम यहाँ से पोर्ट डेवलप करके अफगानिस्तान को भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो हमारे नेबर्स के साथ कनेक्शन करने में, या सेंट्रल एशिया और आगे तक अफगानिस्तान से भी आगे जाना चाहे तो हम जा सकते हैं। सो डिस्पाइट इंटरनेशनल चैलेंजेस, तो इंटरनेशनल लेवल पे देखिए तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज जो है एंगेज करती हैं एक दूसरे के साथ as a important neighbors in Asia. ओके अब हम देखते हैं द लैंड ऑफ कॉपर, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ओमान के बारे में, जिसका कैपिटल क्या है, मस्कट, ये वाला, ये ठीक है, ओमान के बारे में। यहां से देखो समुद्र के थ्रू भी अरेबियन सी से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो मस्कट इसका कैपिटल है, इसको लैंड ऑफ कॉपर कहा जा रहा है। सो ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट है अरेबियन पेनिनसुला का, एट द इंटरसेक्शन ऑफ पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी। ये सब क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, मैं बताती हूँ। अरेबियन पेनिनसुला सबसे पहले तो इसमें छोटा ही इमेज दिया हुआ है, यहाँ पर ये अरेबियन पेनिनसुला है पूरा। अगर आगे भी आप देखोगे ना तो इस तरीके से अरेबियन पेनिनसुला है, इसका इधर ईस्ट है और इधर साउथ है। तो ये वाला कौन सा कॉर्नर हुआ, साउथ ईस्ट वाला कॉर्नर, वही कहा जा रहा है वहां पर कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, किसके, अरेबियन पेनिनसुला के। ये देखो ये वाली लाइन साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है अरेबियन पेनिनसुला के, और ये इंटरसेक्शन एक पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रही दो चीजें, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी। देखो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये अरेबियन सी और ये पर्शियन गल्फ है, तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये लाई करता है। अब आगे रीड कर लेते हैं। और ये मैरीटाइम बाउंड्रीज इंडिया के साथ शेयर करते हैं और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस जगह का। एज अ की पार्टनर इन इंडियाज एंगेजमेंट विद गल्फ रीजन, ओमान प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रीजनल फोरम्स। सो जो रीजनल फोरम्स हैं, ग्रुप्स हैं उस रीजन से रिलेटेड, वहां पर ओमान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ओमान इज रूटेड इन शेयर्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चरल टाइज। देखो फिर से वही चीजें आई, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इससे हमारे रिलेशन ओमान के साथ और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। विद पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, लोग तो ट्रैवल करते ही हैं, ये 5000 सालों से करते चले आ रहे हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस और हड़प्पन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, उस समय से ही हमारे रिलेशन है ओमान के साथ। ओमान जो है उसमें कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, पाया जाता है। इट इज थॉट दैट हड़प्पन ट्रेडर्स ब्रॉट बैक इंगॉट। इंगॉट क्या होता है, अ लंप और ब्लॉक ऑफ मेटल पुट इनटू शेप कन्वीनियंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रीवर्किंग। इंगट मतलब क्या होता है, लंप। इस तरीके से मेटल वगैरह को एक सर्कल में एक गोल लंप बना के रख लिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। तो ये कॉपर का लंप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 3rd मिलेनियम बीसी का है, ये अवशेष एक तरीके से मिला है। सो इस समय ऐसा माना जाता है कि जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ा, उसमें इस तरीके के कॉपर के इंगट्स लाए जाते थे ऑफ मेटल टू कॉपर स्मिथ ऑफ इंडस सरस्वती सिटीज, वहां से लेकर आए जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बेटा, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती ताकि आपको आगे ऐसा ना लगे बड़ी क्लास में जाओ कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। देखो यहाँ पर लिखा था कहीं गल्फ रीजन, ये एज अ की पार्टनर इन इंडियाज एंगेजमेंट विद गल्फ रीजन। गल्फ रीजन क्या है, वो सारी कंट्रीज जहां से तेल मिलता है ना, पेट्रोलियम वगैरह, इधर की सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर ये ओमान जो है ना, ये सऊदी अरेबिया है ये। तो यहाँ से हमारे इन गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो आई होप ये क्लियर है कि क्यों से कॉपर, लैंड ऑफ कॉपर भी कहा जाता है। नाउ डोंट मिस आउट, फैक्ट दिया है, ओवर 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओमान इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। 10% जो ओमान की पॉपुलेशन है वो भारत से ही ओरिजिन, उनका माना जाता है कि भारत से ही कभी ना कभी आए हैं। मर्चेंट कम्युनिटीज फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सेटल देयर ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज। जो व्यापारी वगैरह है, मर्चेंट मतलब व्यापारी, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, वहां से जाकर ओमान में सेटल हुए हैं। Then there is an indigenous population of Indians living in Oman. तो बहुत सारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं ओमान में रहते हैं। हिंदू कम्युनिटी was allowed to build a शिव टेम्पल in early 20th century. आप समझ सकते हो कितने वहां इंडियन और कितनी ज्यादा अच्छे रिलेशन है कि मोतीश्वर मंदिर इस शिव भगवान का एक मंदिर जो है मस्कट ओमान में बनाया गया है 20th सेंचुरी के शुरुआत में। ओके, एक और इमेज यहाँ दी गई है बेटा। मोर ओवर ओमान इज एन इंडियाज क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर इन गल्फ, बीइंग द फर्स्ट in the region where India holds
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस। देखो ये इंडिया ओमान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 में कंडक्ट हुई है, जिसमें इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो ओमान के साथ मिलकर, ओमान की फोर्सेस के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। ये गल्फ के एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर हैं। 2 कंट्रीज वर्क टुगेदर ऑन इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडियन ओशन जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए दोनों कंट्रीज मिलकर साथ में काम करते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इसकी समरी देख लेते हैं जो बुक में दी गई है। सो इंडिया एंड हर नेबर्स शेयर सेंचुरीज ऑफ कल्चरल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड कमर्शियल एक्सचेंजेस। जो इंडिया और उसके नेबर्स हैं वो कल्चर, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और कमर्शियल एक्सचेंजेस एक दूसरे के साथ करते हैं। इंडिया स्कूल ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर लेफ्ट अ विजिबल कल्चरल इम्प्रिंट अक्रॉस कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एंशियंट जो ट्रेड रूट्स हैं लाइक उत्तर पथ, दक्षिण पथ, सिल्क रूट, स्पाइस रूट कनेक्ट इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड अरेबियन पेनिनसुला। अभी मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी है ना। इसकी वजह से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज दोनों कंट्रीज के बीच में इन रीजन में हुआ है। इंडिया ने स्प्रेड किया है हर ट्रेडिशन पीसफुली थ्रू ट्रेड, पिलग्रिमेज एंड कल्चर। टुडे, आज के समय में जो रीजनल कनेक्टिविटी है, ये प्रोजेक्ट एम्स टू रिवाइव दीज हिस्टोरिकल लिंक्स। आज जो हम रीजनल कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो इसीलिए कि इन जो हिस्टोरिकल लिंक्स है उनको रिवाइव किया जा सके, फिर से दोबारा से एस्टैब्लिश किया जा सके। तो इसके अलावा अगर आप बात करें, इंडियन जो फिल्म्स हैं, म्यूजिक है, टेलीविजन है, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, है ना। और स्ट्रेटेजिक ट्रेड इंटरेस्ट तो हम शेयर करते ही हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द समरी। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं, जितने भी हम देख लेते हैं सारे, आई थिंक 7-8 हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। सो एक्सप्लेन हु मैरीटाइम नेबर इज। मैरीटाइम नेबर कौन होते हैं, 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। सो मैरीटाइम नेबर इज अ कंट्री नियर इंडिया across the sea not sharing land border, जो लैंड बॉर्डर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, सी के थ्रू कनेक्टेड है, जैसे श्रीलंका और मालदीव्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ हैज बुद्धिज्म क्रिएटेड लिंक्स विद इंडियाज नेबर्स, गिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन योर आंसर। बुद्धिज्म ने कैसे एक लिंक क्रिएट किया है इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ। सो बुद्धिज्म जो है स्टार्टेड इन इंडिया, ये स्टार्ट तो इंडिया में हुआ, अपने नेबर्स कंट्रीज में स्प्रेड हुआ मॉन्क्स के थ्रू, ट्रेड के थ्रू। एग्जाम्पल, अशोका के जो बच्चे थे, दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त बताया था, वो बुद्धिज्म को श्रीलंका लेकर गए। ऐसे ही मॉन्क्स जो है उन्होंने चाइना और भूटान में ट्रैवल किया, जिसके थ्रू बुद्धिज्म जो है वहां पर स्प्रेड हुआ। नाउ What does open border policy mean? Open border policy क्या होता है? How does Nepal open border policy affect the lives of people living along the border? Open border policy मतलब लोग जो हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिना वीजा, पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर हेल्प्स पीपल फॉर वर्क, एजुकेशन, शॉपिंग and medical needs. Okay, now the chapter says being neighbors is not just about geography. Explain this statement. Neighbors मतलब पड़ोसी होना सिर्फ ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे? So being neighbor is not only about borders, सिर्फ बॉर्डर्स की बात नहीं है ये। इट ऑल्सो शेयर्ड कल्चर एंड हेल्प, हम कल्चर भी शेयर करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए भी रेडी रहते हैं, जैसे इंडिया एंड भूटान कोऑपरेट थ्रू रिवर्स एंड बुद्धिज्म। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच इंडिया हैज हेल्प्ड स्मॉलर कंट्रीज इन हर नेबरहुड। हमें एग्जांपल्स के साथ समझाना है। सो इंडिया जो है हमेशा अपने नेबरिंग कंट्रीज को हेल्प करती है क्राइसिस के दौरान या डेवलपमेंट के लिए, जैसे मालदीव्स को सुनामी में हेल्प किया, वाटर क्राइसिस में हेल्प किया, कोविड के टाइम हेल्प किया। भूटान और अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स भी हैं, है ना, जैसे अफगानिस्तान का चाबहार पोर्ट हमने देखा, भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू शेयर्ड चैलेंजेस बिकम अपॉर्चुनिटीज फॉर कोऑपरेशन। वर देयर एग्जांपल्स इन दिस चैप्टर टू इलस्ट्रेट दिस। जो एक दूसरे कोई 2 कंट्रीज है उनके एक जैसे चैलेंजेस, कठिनाइयां हो, तो क्या ये रिलेशन को स्ट्रांग बनाता है? सो यस, अगर एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कंट्रीज जो हैं साथ में सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे 2004 सुनामी में इंडिया ने नेबरिंग कंट्री के साथ मिलकर अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया, जिससे कि पहले ही पता चल जाए सुनामी आने वाली है। तो देन नेक्स्ट इज इफ बॉर्डर्स वर ड्रॉन ओनली बाय कल्चर एंड कनेक्शन, सिर्फ कल्चर और कनेक्शन से ही अगर बॉर्डर्स बनते कंट्री के, हाउ वुड द मैप लुक डिफरेंट, तो मैप फिर अलग कैसे दिखता। सो इफ borders by culture, countries would be connected more by rivers, language areas and trade zones, not strict line। ये इंडिया का बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर, ये
कि आज हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो बॉर्डर दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। तब बॉर्डर्स नदियां होती, भाषाएं होती है ना, इस तरीके से। लास्ट आपको जो ये चैप्टर में मैप्स दिए हैं उसी से रिलेटेड वर्क है। जैसे सबसे पहले ब्लैंक मैप पे आपको इंडिया के जो पड़ोसी स्टेट्स हैं उनको मार्क करना है। तो सारी जो हमने कंट्रीज देखी, नेपाल, भूटान, लैंड वाली और नेबरिंग, वो आप मैप में से देख के मार्क कर लीजिएगा। और फिर कल्चरल फ्लो क्या है, जैसे आप बता सकते हो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहां से कैसे क्विजीन वगैरह मालदीव्स का दिखा सकते हो, लैंग्वेज दिखा सकते हो कि ट्रैवल करके गया एरोस के थ्रू, है ना। फिर इमेजिन रीड्रॉ न्यू बॉर्डर्स ऑफ फ्रेंडशिप दैट कनेक्ट नेबरिंग थ्रू रिवर ट्रेड रूट्स। या अपनी अपनी इमेजिनेशन से जो इतनी सारी डिटेल में हमने पढ़ी कि कैसे कंट्रीज के बॉर्डर रीडिफाइन हो सकते हैं, रीड्रॉ हो सकते हैं, वो आपको करना है। फिर जो जो कंट्रीज आपने पढ़ी जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका और भी सारी जो हमने पढ़ी, उन सबके फ्लैग्स आपको कलेक्ट करने हैं कि किस तरीके के होते हैं, इमेजेस कलेक्ट करने हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब एक और पार्ट आएगा जिसमें हम इसकी समरी वगैरह, एक्स्ट्रा नोट्स जो होते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो देख लेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.